Namaskar. Hello friends, can you see me? Can you hear me? Can you see the slides? यदि आप देख पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कुछ मैसेज डाल दीजिए। हेलो। जी नमस्कार सैंडी ठाकुर जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? स्लाइड्स दिखाई दे रही? चैट बॉक्स में ओके। नमस्कार। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी स्लाइड्स देख पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में हाँ या ना लिख दीजिए ताकि मैं शुरू करूं। ओके, थैंक यू। नमस्कार, सुप्रभात। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मैं प्रारंभ में धन्यवाद देना चाहूँगा दिव्य योगमय इंस्टीट्यूट फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी श्री सुदर्शन शर्मा जी को एवं उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स चलाया हुआ है ताकि सभी का भला हो, सभी का नॉलेज का विस्तार हो। इसके लिए आपका अभिनंदन। तो अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करते हुए सबसे पहले मैं आपको अपना टॉपिक दिखा दूं। योगा फॉर लो बैक पेन, रेमेडीज रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस आज का मेरा विषय है। बाइलिंगुअल मैं यूज़ करूंगा, यानी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में। तो कुछ ऑब्जेक्टिव आज के प्रेजेंटेशन के मैंने फ्रेम किए हैं। सबसे पहले हम प्रयास करेंगे ये समझने का कि एक्चुअली लोअर बैक पेन है क्या, इससे संबंधित कौन कौन से मसल ग्रुप्स होते हैं, वो किस तरह से किस किस शेप और किस किस टाइप के होते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, उनमें फंक्शनल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ये कंपोनेंट हमारा नॉलेज से रिलेटेड रहेगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्पाइनल मसल्स। उसके बाद हमारी जो उसकी एनाटॉमी है मसल स्ट्रक्चर्स की, किस तरह से नर्व्स और किस तरह से न्यूरो मस्कुलर सिस्टम काम करता है हमारी स्पाइन का, कौन कौन से प्रिवेंटिव और प्रमोटिव मेथड्स हैं, मीन्स हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा कि हम लोअर बैक पेन से निजात पा सकते हैं या लोअर बैक पेन के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। उन अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे। मेडिकल और योगिक इंटरवेंशन से रिलेटेड कौन कौन सी स्टडीज़ आज तक हुई हैं या हो रही हैं, और कौन कौन सी स्टडी में किस तरह का रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किया गया, और उस रिसर्च डिज़ाइन के बाद क्या क्या कंक्लूजन्स रहे, उसकी क्या मेथडोलॉजी रही, क्या प्रोसीजर रहा। इस तरह की बहुत सी जो स्टडीज़ हैं, जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं, उनको मैंने लिया है, जिसमें योगा और नॉन योगिक यानी कि अदर देन योगिक आसनास, जिसमें जैसे नेचुरोपैथी है या फिज़िकल मैनिपुलेशन है, एक्यूप्रेशर है, एक्सरसाइज हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसी चीज़ें हैं, जिनको कंपैरेटिव मोड में और क्रॉस सेक्शनल मोड में यूज़ करके लोअर बैक पेन को दूर करने का प्रयास किया गया। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस आज की डेट में अवेलेबल हैं, कौन कौन से प्रॉप्स अवेलेबल हैं, और उनको किस तरह से थेरेपिस्ट या ट्रेनर्स या योगा टीचर्स उनको यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनाटॉमी जो है वो हमारी लंबर स्पाइन की जो L1 to L5 होती है, हम सभी जानते हैं मोस्टली यहीं पर ये लोअर बैक प्रॉब्लम्स या साइटिका रिलेटेड इश्यूज यहीं पे सबसे ज़्यादा अराइज होते हैं। तो ये जो हमारे लंबर स्पाइन के रीजन हैं, ये रीजन बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। इनका कनेक्शन ब्रेन के साथ थ्रू नर्व्स और ऊपर के जितने भी हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं या बाकी के जो हमारे थोरेसिक हैं, सर्वाइकल रीजन है, और या नीचे का सेक्रल स्पाइन रीजन है, उसके साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मूवमेंट जो है
मोस्टली, जैसे साइकिलिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, ये हमारी पूरी की पूरी स्पाइन को एंटीरियो पोस्टीरियर और पोस्टीरियो एंटीरियर इसी तरह से और कई एंगल्स से इम्पैक्ट डालती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम इरेगुलर बोन्स में भी कैटेगरी में डाल देते हैं, ये जितना सिस्टम कॉम्प्लेक्स है उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी इस सिस्टम के अंदर किसी तरह की डिफॉर्मिटीज़ आने की होती हैं, और उन डिफॉर्मिटीज़ को दूर करने के लिए भी जो सिस्टम है या जो प्रोसीजर्स हैं वो भी हमारे कई तरह के मल्टीवेरिएट और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह की रेमेडीज़ को दूर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो इंटरवर्टिबल डिस्क्स होती हैं स्पाइन के अंदर, इनकी हेल्थ और इनकी लॉन्जेविटी जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी उतना कम प्रोबेबिलिटी होती है हमें किसी तरह की लोअर बैक पेन्स या नर्व कंप्रेशन जैसी बीमारियां जैसे साइटिका है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने में। तो ये जो हमारी बोन और जो वर्टिबल डिस्क की हेल्थ है, इसी तरह से जो हमारे स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, इसी तरह से उससे एसोसिएटेड ड्यूरा है, ड्यूरा मैटर जिसको हम कह देते हैं, और जो उससे संबंधित बोन्स की मूवमेंट है, चाहे वो ट्विस्टिंग वाली मूवमेंट है, चाहे फॉरवर्ड बेंडिंग है, चाहे साइड बेंडिंग मूवमेंट्स हैं, ये सारे जो कुशन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इन सभी स्ट्रक्चर्स को समझना इनिशियली बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम ये जान पाएँ सबसे पहले कि हम एक्चुअली डायग्नोसिस सही करें। उसके बाद डायग्नोसिस अगर सही है हमारा कि प्रॉब्लम एक्चुअली है कहाँ पर, तभी हम ट्रीटमेंट दें, अदरवाइज़ प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है और प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो सकती है। तो सारे प्रोसीजर हमारे फेल हो जाएंगे यदि हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कंजियोलॉजी और जो पैथोफिजियोलॉजी जिसे हम कह देते हैं पेन की अगर नहीं पता। तो जो हमारे इस स्पाइन के साथ जो कि बोनी और हमारे कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स हैं उसके साथ जो जुड़े हुए मसल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको अक्सर हम कोर मसल्स कह देते हैं, और बहुत सारे मसल्स काम करते हैं स्पाइन के साथ। कई स्टेबलाइजिंग होते हैं, कई प्राइम मूवर्स होते हैं, कई एंटेगनिस्ट फॉर्म में काम करते हैं मसल्स, और कई सपोर्ट का काम करते हैं अलग अलग तरह की मूवमेंट में, फॉरवर्ड बेंडिंग में, बैकवर्ड बेंडिंग में, साइडवेज बेंडिंग में, ट्विस्टिंग मूवमेंट्स के अंदर, और अलग अलग तरह की डायगनल मूवमेंट, जैसे स्विमिंग के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी डायगनल मूवमेंट्स होती हैं। बॉलिंग के अंदर आपने देखा होगा, क्रिकेट में जब बॉलिंग करते हैं तो मोस्टली हमारे जो कोर स्टेबलाइजिंग मसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी, उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे जो फ्रंटर हैं, जो सुपरफिशियल मसल्स हैं जिनमें रेक्टस एब्डोमिनस हम कह देते हैं अक्सर, जिन्हें सिक्स पैक ऐप भी कहा जाता है आज की लैंग्वेज में, ये जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हैं हमारे, ये डायफ्राम के बिल्कुल नीचे से शुरू होकर नीचे हमारी जो प्यूबिक सिम्फिसिस है वहाँ तक ये जाते हैं। इसी तरह से जो उनको सपोर्टिंग मसल हैं या जिन्हें हम कह देते हैं एंटागोनिस्ट मसल हैं, जो रेसिप्रोकल इनर्वेशन के रूप में काम करते हैं, बैक मसल हम जिसे कह देते हैं, जो बहुत क्लोजली हमारी स्पाइन के साथ, इरेक्टर स्पाइन है जिन्हें हम कह देते हैं, उसमें मल्टीफिडस सेक्रम के साथ जो अटैच्ड होते हैं ऊपर से नीचे तक, पेल्विक फ्लोर जो है हमारा उसके साथ जुड़े हुए कुछ मसल्स हैं, और जो डीप मसल्स हैं हमारे रेक्टस एब्डोमिनस के नीचे जो होते हैं, जो फैन शेप्ड मसल होते हैं साइड से, जिन्हें हम देख सकते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स जिन्हें हम कह देते हैं, जो हमारी स्पाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इन मसल्स को समझना भी बड़ा आवश्यक है ताकि हम ये समझ सकें कि किस तरह से कौन सी मूवमेंट किस पर्टिकुलर मसल के ऊपर किस तरह का इफेक्ट डालती है। और जितनी भी हमारी मर्म चिकित्सा हैं, ट्रैक्शन थेरेपीज़ हैं, चाहे वो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन हो, चाहे वो मसाज हो, चाहे वो मर्म चिकित्सा हो या एक्यूप्रेशर हो, ये सारे के सारे इन मसल्स के आसपास ही इर्द गिर्द इनका ज़रा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी घूमती है। तो ये थोड़ा सा और क्लोजली हम समझते हैं कि किस तरह से हमारे जो इंटरवर्टिबल डिस्क को जोड़ने वाले वर्टिब्रास होते हैं, ये जो बोन्स होती हैं ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को बचाने का काम करती हैं, ताकि किसी भी तरह का न्यूरोलॉजिकल डैमेज जो है वो हमारे न्यूरॉन्स को, हमारी स्पाइन को ना हो। तो जो वर्टिब्रास होते हैं ये हमारे बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करते हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ शॉक, और ये आपस में एक दूसरे के साथ लॉक्ड होते हैं, इसीलिए इनको
हम इरेगुलर बोन्स भी कहते हैं, और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स होते हैं। ये छोटे 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 स्मॉल स्मॉल बोन्स की कैटेगरी में, इरेगुलर स्मॉल बोन्स की कैटेगरी में इन्हें हम डालते हैं। और अक्सर क्या होता है, किसी भी तरह का जब इम्पैक्ट पड़ता है, अगर वो लो और मॉडरेट लेवल का इम्पैक्ट है, तो हमारा जो स्पाइन है उसको फोर्स को डिवाइड कर देती है ऊपर से नीचे तक स्पाइन में। उससे क्या होता है, वो जो फोर्स का इम्पैक्ट लोकलाइज ना होके वो स्प्रेड हो जाता है। तो इसे हम शॉक एब्जॉर्प्शन का मेथड भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पिस्टन, हमारे जो गाड़ियों में पिस्टन काम करते हैं जिस तरह से, ठीक उसी तरह से ये भी शॉक एब्जॉर्प्शन का पिस्टन का काम करते हैं, ताकि जो डैमेज है वो हमारी जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर हैं, जो अदर न्यूरल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको ना हो। जो लिगामेंट्स एंड मसल्स हैं वो हमारे प्राइमरीली मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और ये एक तरह के सपोर्टिव टिश्यूज़ हैं। ऐसा हम सभी पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, योग के छात्रों को इस बारे में पता रहता है। और ये स्ट्रेचेबल होते हैं, मूवेबल होते हैं, इनके अंदर मोबिलिटी रहती है, और इसके अलावा इनमें रोटेशन भी पॉसिबल है, सरकमडक्शन जैसी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन जैसी मूवमेंट, एडक्शन एबडक्शन जैसी जो मूवमेंट है वो भी इसके अंदर रहती है। लेकिन बहुत अधिक समय तक यदि हम इनका इस्तेमाल ना करें, जैसे प्रोलॉन्ग सिटिंग अगर हम करते हैं, या किसी तरह का कोई इम्पैक्ट हमें लगता है, या किसी तरह का इंटरनल फोर्स जनरेट होने की वजह से इनमें यदि हाइपर एक्सटेंशिबिलिटी हो जाए, हाइपर एक्सटेंशन हो जाए, या कोई बीमारी की वजह से इनमें कोई डिजीज़ आ जाए, उस वजह से भी इनमें इन लिगामेंट्स और मसल्स के अंदर वीकनिंग शुरू हो जाती है, जिससे कि हमारी मूवमेंट, हमारा पॉस्चर कंप्रोमाइज़ हो जाता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जो ये छोटी छोटी डिस्क्स हैं जैसे मैंने बताया, और इन डिस्क के बीच में जो है हमारी नर्व सप्लाईज होती हैं, ब्लड सप्लाईज होती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज जो हैं अटैच रहती हैं, छोटी छोटी नर्व जो हैं वो अटैच रहती हैं, जिनका काम के बॉडी के जितने भी हमारे मैसेज हैं, जो भी स्पाइन में किसी तरह की मूवमेंट चल रही है, पेन चल रही है, या कोई इन्फ्लेमेशन है, उस पर्टिकुलर स्ट्रेच्ड पोजीशन को, पिंच्ड पोजीशन को, या इरिटेशन को, इन्फ्लेमेशन को, ये जो नर्व्स हैं, एफरेंट नर्व्स टुवर्ड्स द ब्रेन लेके जाती हैं, एफरेंट जो है वो ब्रेन से मसल्स या ऑर्गन्स की तरफ मैसेज कन्वे करती हैं। तो ये एक तरह का बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो इश्यूज हैं मोस्टली, जो कि डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जिन्हें हम कह देते हैं, एज रिलेटेड, या जिन्हें हम कह देते हैं ओवर यूज़, या गलत तरीके से पॉस्चर, या गलत तरीके से एक्सरसाइज करने की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सबसे ज़्यादा 30 से लेकर 60 वर्ष के लोगों के बीच में पाई जाती हैं। और महिलाओं के अंदर ये समस्या पुरुषों के मुकाबले बैक रिलेटेड, लोअर बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स अधिक पाई जाती हैं। उसके कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं, जैसे कुछ तो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल रीजंस भी हैं, जैसे महिलाओं में आयरन की डेफिशिएंसी अक्सर भारत में ये पाया गया होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी अक्सर होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण जो बोन है हमारी, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया जैसी प्रॉब्लम्स महिलाओं में जो पाई जाती हैं, उस वजह से भी ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स जो है हमारी, या जो हमारी वर्टिब्राज हैं, उनमें किसी तरह की डिफॉर्मिटीज़ या चोट पहुंचना ये स्वाभाविक हो जाता है। इसी तरह से जो एक्सरसाइजिंग फीमेल्स होती हैं, आपने अगर नाम सुना हो, एथलीट्स ट्रायड के नाम से एक टर्म होती है, जिसमें बोन जो है वो हमारी थिन हो जाती हैं, बोन पोरस हो जाती हैं। जो बहुत अधिक हार्ड एक्सरसाइज करती हैं फीमेल्स, उनको भी ये समस्या अधिक रहती है। उसमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो होता है ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर मतलब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। नंबर 2 होता है मेनार्च, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिल्कुल ही रुक जाना, वो भी हमारी बोन्स और हमारे ओवरऑल बॉडी के जो सीक्रीशंस हैं, हार्मोन्स हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट करती है। और तीसरी होती है ओस्टियोपीनिया या ओस्टियोपोरोसिस। तो ये तीनों तरह के जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, मेनार्शिया है, और जो बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ये तीनों के तीनों हमारी स्पाइन को भी बहुत हद तक इम्पैक्ट डालते हैं। खासकर जो हाई इम्पैक्ट, हाई इंटेंसिटी लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, फीमेल एथलीट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया गया, शोध के माध्यम से ऐसा पता लगा है। अब ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोअर बैक पेन और साइटिका के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस एक बार समझ लेते हैं। लोअर बैक पेन जो है वो हमारी मेनली बेल्ट रीजन में अगर किसी को रही है, हालांकि 75% पॉपुलेशन भारत की जो है वो किसी न किसी अबव द एज ऑफ 40 किसी न किसी रूप में 40 वर्ष से ऊपर के लोगों को लोअर बैक पेन की समस्या रहती है। और वो अच्छी तरह समझते जानते भी हैं कि लोअर बैक जो है वो जनरली हमारी एक पर्टिकुलर साइड में या मिडल में, बेल्ट लाइन जो होती है हमारी, जो हमारी सेक्रम बोन होती है, अपर सेक्रम बोन, इलियक, उसके ऊपर जो हमारे मसल्स होते हैं, वहाँ पर अक्सर हमें डलनेस या किसी तरह की स्टैबिंग पेन, ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेस कर रहा है किसी चीज़ को, उस तरह की पेन हमें फील होती है।
और जो मूवमेंट होती है वो हमारी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बहुत हद तक रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट हो जाता है, हम लिफ्ट नहीं कर पाते, हम थोड़ा सा भी मूव करते हैं, बैठने की कोशिश करते हैं या उठने की कोशिश करते हैं, तो उठते समय हमारे जो है हिप्स जो हैं वो सबसे पहले राइज हो जाते हैं। बल्कि होना ये चाहिए कि जब हम उठ रहे हैं उस समय जो हमारे थाई मसल्स हैं उसका इस्तेमाल करके हमें उठना चाहिए। तो ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो ये बताते हैं कि हमारी जो बैक मसल्स हैं या जो हमारे लोअर बैक से एसोसिएटेड स्टेबलाइजर्स हैं, जो कनेक्टर्स हैं, फ्लेक्सर्स हैं, एक्सटेंसर्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लेमेशन या किसी तरह की वीकनेस शुरू हो गई है या ज़्यादा हो गई है। तो ये जो है रिसर्चेस ये बताती हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लो बैक मैकेनिज्म है। आज तक कोई भी ठीक तरीके से ये नहीं बता पाया है कि कौन सा पर्टिकुलर कॉज है जिसकी वजह से ये जो लो बैक पेन है वो लोगों के अंदर होती है। बिल्कुल एग्जैक्ट कॉज नहीं बता पाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ यदि आप साइटिका की बात करें तो साइटिका एक ऐसा इजीली डायग्नोज्ड है, मतलब उसको हम मशीनों के द्वारा, फंक्शनल एमआरआई के द्वारा हम आसानी से, या जो हमारी दूसरी तरह की मास स्पेक्ट्रोग्राफी है, डिजिटल मास स्पेक्ट्रोग्राफी है, उनके माध्यम से हम इसकी इटियोलॉजी को, इसकी पैथोफिजियोलॉजी को बहुत हद तक समझ पाते हैं, क्योंकि ये बड़ी स्पेसिफिक होती है। और ये जो है एक पर्टिकुलर नर्व जो हमारी जब प्रेस होती है, एक पर्टिकुलर नर्व जिसे हम कहते हैं साइटिका नर्व कह देते हैं, साइटिक नर्व भी कह देते हैं उसको, ये जो होती है ये हमारी जो डिस्क होती है वहाँ से, जो साइटिक नर्व होती है ये हमारी इलियक रीजन के पीछे से होती हुई बिग नर्व होती है, ये नीचे लेग्स तक जाती है, फीट और टोज तक जाती है। तो जो ये पेन होती है हमारी, वो हमारे बटक से निकलकर साइटिका रेड जो की जो पेन होती है ये लेग्स में और नीचे टोज तक जो है ये ट्रांसमिट होती है, और ये ऐसा हमें अक्सर महसूस भी होता है। और जो सबसे कॉमन रेंज जो कारण है वो इसका होता है हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क का मतलब होता है डिस्क में से प्रोट्रूजन हो जाना, यानी उसमें इंजरी होने के बाद उसमें से फ्लूइड जो है वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से जो नर्व्स हैं, जो बोन्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच करने लगती हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस करने लगती हैं, तो वो जो प्रेस होती हैं तो हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है, इसी को हम बल्जिंग डिस्क की वजह से पेन कह देते हैं। तो ये एक बड़ा इजी है डायग्नोज करना साइटिका की पेन को लो बैक पेन के मुकाबले। अनअकस्टम्ड फिजिकल एक्टिविटी, लिफ्टिंग द पुअर लिफ्टिंग, या कोई भी चीज़ को हम उठाते हैं उसको गलत तरीके से जब हम उठाने हैं, स्ट्रेस है, सिकनेस है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के इरेगुलरिटी की वजह से, या गलत तरीके से सोने के कारण, जो सोने का हमारा पॉस्चर है, उठने बैठने का पॉस्चर है, तो इस तरह के बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें लो बैक पेन होने के चांसेस रहते हैं। एक स्पेसिफिक कॉज नहीं है, रिसर्च ये बताती है कि हम ये कहें कि हाँ इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और बिग मसल्स, कॉम्प्लेक्स जॉइंट और बिग मसल इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन सी चीज़ कहाँ से जनरेट हो रही है ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लोअर बैक पेन और साइटिका में एक डिफरेंस ये भी है कि लो बैक पेन अपने आप कुछ दिनों में हील हो जाती है, कुछ 6 हफ्ते के अंदर यदि आप आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, अगर आप एनसाइड्स भी ले रहे हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिनको हम कह देते हैं, उसकी वजह से भी, या मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, डॉक्टर अक्सर क्या करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमारा कर देते हैं, वो कहते हैं चलो कुछ दिन तक रिलैक्स रहिए, ये लीजिए, नींद की दवाइयाँ लीजिए, नींद आ जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो पेन रिसेप्टर्स को सप्रेस कर देती हैं ये मेडिसिन, तो उससे हमें थोड़ी दिन के लिए रिलैक्स मिल जाता है, और ऑटोमेटिकली जो है 50% केसेस के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली, अगर लो बैक पेन है तो ये अपने आप सबसाइड हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हम इसके साथ ही कुछ ऐसे प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव मेजर्स लें कि ये हो ही ना, तो वो हमेशा बेटर रहता है। दूसरी तरफ यदि साइटिका डिटेक्ट हो गया तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम साइटिका का एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो होता है उसको हम करते हैं, उसके अंदर हम मेडिसिन प्लस एक्सरसाइज, मेडिसिन प्लस योगा या बाकी के मसाज थेरेपीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा फर्स्ट एड के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि अगर क्रॉनिक है या एक्यूट है तो कैसे उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन जो साइटिका की पेन है वो ज़्यादा समय लेती है दूर होने में, उसको रेमेडी करने में, उसकी थेरेपी करने में 3 से 6 महीने तक जो है हमें काफ़ी बचाव रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि साइटिका की जो पेन है वो एक साइड से शुरू होकर दूसरी साइड में भी डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, इससे हमारा पॉस्चर ख़राब हो जाता है। और इससे जो है बाकी के जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है, जैसे एक लेग पे आप वेट नहीं ले पा रहे हैं, एक लेग में अगर पेन है तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली दूसरी साइड कंपनसेट करने की कोशिश करती है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो स्पाइन की अलाइनमेंट है वो और ज़्यादा दूसरी साइड में झुकने का या स्कोलियोसिस होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं।
तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम इसको सही तरीके से डायग्नोज करें और सही तरीके के प्रोसीजर को हमेशा अडॉप्ट किया जाए। तो चलिए अब रेमेडीज़ की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसके माध्यम से हम लोअर बैक पेन को हम ट्रीट कर सकते हैं या डायग्नोज कर सकते हैं या उसको एलिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से ऐसे पोस्चर्स हैं यदि लो बैक पेन या साइटिका जैसी समस्या है जो नहीं करने हैं। तो जो भी हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग रोज हैं, खासकर विद वेट, और हम अक्सर क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से दूर उठाकर अगर किसी वेट को उठाने की कोशिश करते हैं दूर रख के, तो उससे हमारे जो है हर्निएटेड डिस्क होने के बहुत चांसेस रहते हैं, खासकर उन केसेस में जहाँ पर आपका वेट ज़्यादा है तो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओवरवेट और अंडरवेट दोनों समस्याओं में महिलाओं के अंदर ये समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमें कोई पेन किसी तरह की डेवलप हो गई है, इसका मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है, कहीं ना कहीं कुछ जो है हमारी डिस्क के अंदर प्रॉब्लम है। तो कभी भी जो आपके स्पाइन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, खासकर जो दूर बॉडी के रख के हम वेट उठाने का प्रयास करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इसी तरह से स्ट्रेट लेग सिटअप्स जो होते हैं हमारे, ये अवॉइड करने चाहिए। वैसे भी जो एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन है वो ये कहती है कि कभी भी स्ट्रेट लेग सिटअप्स जो है वो परफॉर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें लोअर बैक के ऊपर प्रेशर बहुत अधिक पड़ता है। हमेशा बेंट नी सिटअप्स हमें परफॉर्म करने चाहिए, और वो भी एक स्लो रिदम के अंदर, जहाँ पर कि हमारे जो मसल हैं, जो रेक्टस एब्डोमिनस हैं, उनको टाइट करके तभी बॉडी को ऊपर उठाएं। इसी तरह से जो हमारे एब्डोमिनल स्ट्रेचेस हैं, जैसा आप देख सकते हैं, ये पूर्ण भुजंगासन के अंदर